जय भीम, लाल सलाम और क्रांतिकारी इस्तिकबाल सारे साथियों को। बहुत कुछ कहना था, लेकिन सबसे पहले ये कहना जरूरत है कि आवाज आ रही? हाँ, बहुत कुछ कहना चाह रही थी, बट सबसे पहले ये कहना जरूरत है कि जो मनुवादी गुंडे लगातार हम पे पत्थर फेंके जा रहे हैं, उनको बताना जरूरी है कि हम तिहार भी देख के आए हैं। हम ऐसे सस्ते गुंडों से डरते नहीं हैं कि वो पत्थर फेंके और हम पीछे हो जाए। साथियों, बहुत सारे शुक्रिया कहना ज़रूरी है। जब हम डिटेन हो रहे थे तो जो साथी हमें बचाने आए और खुद भी डिटेन हुए, उनको शुक्रिया कहना ज़रूरी है। जो साथी कैंपस में लगातार लड़ते रहे, इस गेट पे बैठे, वेस्ट गेट पे बैठे रहे, पूरी समय कैंपेन करते रहे और आज भी यहाँ मौजूद है, आप सबको शुक्रिया कहना ज़रूरी है। जेल में भी जो महिलाएं ने हमें बहुत प्यार दिखाया, उनको भी शुक्रिया कहना ज़रूरी है। और साथ में लाल सलाम तो जाता ही है, साथी उमर को, साथी शर्जील को, साथी गुलफिजा, जिनका नाम हमने बहुत बार जेल में सुना और बहुत प्यार से उनका नाम सुना। तो आज के टाइम पे आप सभी को शुक्रिया ही कहना चाहूँगी सबसे पहले। साथियों, जेल के महिलाओं के बारे में बात किया जा रहा था। ये ज़्यादातर महिलाएं जो हमारे साथ अंडर ट्रायल जेल में थे, कुछ लोग 6 महीने, कुछ लोग 1 साल, कुछ लोग उससे भी और लंबा समय, कुछ लोग प्रेग्नेंट, कुछ लोग 3-4 महीने, 3-4 साल के बच्चों के साथ जेल में थे। इनके ज़्यादातर केसेस क्या है? हम देखते हैं कि ज़्यादातर बुज़ुर्ग महिलाएं जिनसे हम मिल पाए, उनके केस है कि बिजली चोरी। जब घर में बिजली का बिल भरने के लिए आपके पास पैसे नहीं बचे हैं, जब लगातार स्मार्ट मीटर जैसे चीज़ों के द्वारा बिजली का बिल डबल ट्रिपल बढ़ाया जाता है और इंसान बिजली तक जो एक अधिकार है उसको भी नहीं हासिल कर पाता है, तब बिजली चोरी जो मजबूरी से किया जाता है, उसके लिए बुजुर्ग महिलाएं हम देखते हैं कि 3-3, 4-4 महीनों से जेल में सड़ रहे हैं। साथ में हम देखते हैं कि इतने सारे घरेलू कामगार जो बड़े बड़े कोठियों में काम करने जाते हैं, वहाँ पे चोरी हो जाता है और सीसीटीवी कैमरा जिन घर में लगे हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा चेक ना करके इन महिलाओं को सीधा जेल में डाल दिया जाता है। कोई तरीके का इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता है कि क्या चोरी हुआ था, नहीं हुआ था, किसने किया था। हम देखते हैं कि ज़्यादातर महिलाएं इस तरीके के फॉल्स केसेस में जेल में फंस जाते हैं और पूरी ज़िंदगी जेल में फंसे रहते हैं। साथियों, ये जो चोरी का मामला बोला जा रहा है, जिसके कारण इतने सारे महिलाएं जेल में हैं, हमारे देश में आप जान लीजिए, शायद आंकड़े मुझे अगर सही से याद है तो 90% जनता जो है वो 25,000 से ज़्यादा कमाती नहीं है। इस देश में सबसे बड़ी चोरी जो होती है वो वेतन चोरी होती है। साथियों, हमारे देश में सब मेहनत करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि कुछ लोग मेहनत से जेल पहुंच जाते हैं और कुछ लोग मेहनत से करोड़पति बन जाते हैं? ये इसीलिए है क्योंकि वेतन चोरी हमारे देश में सबसे खुले दौर का क्राइम चलता है और सारा स्टेट मशीनरी, पुलिस, कोर्ट, मीडिया इस वेतन चोरी को नॉर्मलाइज करने के लिए, इसको लेजिटिमाइज करने के लिए लगा हुआ है। साथियों, अभी साथी रेफरेंस दे रही थी, पानीपत में हमारे देश के लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी में हजारों के संख्या में मजदूर उतरे। जो क्यूआरटी का गाड़ी हमें इस कैंपस में दिखता रहता है, उसी क्यूआरटी का गाड़ी जो सीआईपीएफ का उनके फैक्ट्री के ग्राउंड्स में घूमता है, उसको पलट दिए और अपना संघर्ष करें कि 8 घंटे का काम होना चाहिए, 12 घंटे का काम नहीं होना चाहिए। और जो 4 एक्स्ट्रा घंटे वो काम कर रहे हैं, जिसके लिए ओवर टाइम उनको नहीं मिलता है, ये भी वेतन चोरी है। साथियों, उस ओवर टाइम के लिए वो संघर्ष कर रहे थे और उनकी संघर्ष से
हौसला लेके सूरत में भी ऑयल रिफाइनरी वर्कर्स ने अपना संघर्ष जारी किया, हजारों के संख्या में जारी किया। ऐसे समय में हम देखते हैं कि मजदूर आंदोलन फिर से जगा है, जब छात्र भी सड़क पे उतरे हैं। जेएनयू में छात्र सड़क पे उतरे हैं, डीयू में यूजीसी रेगुलेशंस के लिए छात्र सड़क पे उतरे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेके बीएचयू से लेके पटना यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं कि छात्र सड़क पे फिर से उतर रहे हैं और पूरे देश में आंदोलन की चिंगारी आज फिर से लग गई है साथियों। और इसी चीज से वो डरते हैं, इसीलिए वो हमारे आंदोलन में भी जो आम तौर का जुलूस हम हर साल निकालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक का, उसमें वो एफआईआर डाल के हमें तिहाड़ जेल तक पहुंचा देते हैं। और पानीपत के साथियों पे भी एफआईआर डाला है, उस मूवमेंट को कुचलने के हर तरीके के स्टेप्स लिए गए हैं साथियों। ये हमें समझना पड़ेगा कि ये जो अभी स्टेट क्रैकडाउन, स्टेट रिप्रेशन बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पावर का नेचर ही है कि वो कमजोर होता है। पावर कभी खुद को यूनिवर्सली हमेशा के लिए मेंटेन नहीं कर पाता है, पावर फ्रैजाइल है। पावर को बार बार खुद को मेंटेन करने के लिए उतरना पड़ता है। और आज के टाइम पे जब आंदोलन फिर से देश में उठ रहा है, तब पावर भी पहचान रहा है कि वो कमज़ोर हो रहा है और उसके खिलाफ जो आंदोलन उठ रहे हैं उसको दबाने की ज़रूरत है। इसीलिए आज के टाइम पे ये दौर हमें दिख रहा है। लेकिन इन एफआईआर से हमें यही समझ में आता है कि हमारा आंदोलन कितना ताकतवर हुआ है साथियों, हमें और कुछ नहीं समझ में आता है। एक और चीज़ जो मतलब मेरे लिए बहुत हैरानी की बात थी कि 2 दिन जेल में बिताए, जिसमें से एक ही दिन था जिसमें न्यूज़पेपर पढ़ने को नहीं मिला। लेकिन बाहर आते ही पता चला कि यूएस ने ईरान को भी इन्वेड कर दिया है और खोमेनी मर गया है और बहुत कुछ हो गया है ग्लोबल स्तर पे। ये भी इंटरकनेक्टेड ही है साथियों, अगर हम इसको समझ पाए कि यूएस का भी जो हेजेमनी इस पूरे दुनिया में बना है वो भी कमज़ोर हो रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि इकोनॉमिक स्तर पे जो पावर यूएस खो रहा है, जो साम्राज्यवादी यूनिलैटरल पावर यूएस के पास था, वो आज के टाइम पे खो रहा है। और उस ताकत को मेंटेन करने के लिए वो आर्म ट्विस्ट करके इकोनॉमिक डील्स कर रहा है। हमारे देश में हमने इतना खराब एक इकोनॉमिक डील साइन किया है जिससे और सस्ती मजदूरी हमारे देश के जनता को करना पड़े, जिसके लिए हमारे देश में कोई शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, लोग सीधा सीधा फैक्ट्री में जाए, जिससे पानीपत का आंदोलन या सूरत का आंदोलन और हमारे कैंपस में नई शिक्षा नीतियों का आंदोलन एकदम जुड़ा हुआ है। ये तरीके के डील यूएस आर्म ट्विस्ट करके लागू कर रहा है। और जहाँ पे सरकार अपना सर नहीं झुकाते हैं, वेनेजुएला में या ईरान में, वहाँ पे यूएस मिलिटरिस्टिकली उतरता है, उनके हेड ऑफ स्टेट्स को अटैक करता है, किडनैप कर देता है, मार देता है। और हम लगातार देखें कि ईरान का जनता किस तरीके से अपने रिप्रेसिव स्टेट के खिलाफ खुद अपनी आवाज़ उठाया है। ये ईरान की जो लड़ाई है, ईरान की जनता की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को यूएस साम्राज्यवाद अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहा है, अपने फायदे में लेने की कोशिश कर रहा है। ये भी दिखाता है कि ग्लोबल स्तर पे यूएस की साम्राज्यवादी ताकत कैसे घट रही है और उसमें हमारे देश का रोल क्या है साथियों। जिस तरीके से महिलाओं को जेल में डाला गया चोरी के इल्ज़ाम से, ताकि वो अपने वेतन की लड़ाई ना कर पाए, ताकि वो हमेशा डर में रहे कि अगर वो अपने वेतन की लड़ाई लड़ेगी तो उनकी बस्ती तोड़ी जा सकती है, उनको अलग अलग केस में जेल डाला सकता है, बिजली के केस में जेल डाला जा सकता है, चोरी के केस में जेल डाला जा सकता है। ये वही प्रिजन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो फिलिस्तीन में चल रहा है, जहाँ पे फिलिस्तीन इजराइल के लिए एज सेकेंड क्लास सिटीजन्स सस्ती मजदूरी देते हैं। और हमारा देश भी हमारे ही जनता को इजराइल भेज रहा है वहाँ पे सस्ती मजदूरी करने के लिए। हमारा देश अभी इजराइल से हाथ मिला रहा है, ये जानते हुए कि हम एक
स्टेट है जो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़े हैं, और आज जब फिलिस्तीन में कॉलोनियलिज्म हो रहा है, जब पूरे मिडिल ईस्ट में साम्राज्यवादी ताकतें इजराइल के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, तब हम इतना कायर तरीके से इजराइल के साथ हाथ मिला रहे हैं साथियों। तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये अगर हम समझ पाए तो हम समझ पाएंगे कि हमारे कैंपस के मुद्दे भी देश और विदेश के अनेक मुद्दे से कैसे जुड़े हैं। इसी एग्जाम्पल में हमने देख लिया कि किस तरीके से केवल मात्र हमारे देश, हमारे कैंपस में जातिवादी भेदभाव को रोकने के लिए और हमारे कैंपस में फंडिंग बढ़ाने के लिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हमें देखने को मिला है कि कोर्ट से लेके, पुलिस से लेके, मीडिया से लेके तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशंस एक साथ काम कर रहे हैं। और ये अगर हम पहचान पाए तो हम ये भी पहचान पाएंगे कि हम अकेले नहीं हैं। हम जो अपनी ज़िंदगी को केवल मात्र एक व्यक्तिगत तरीके से देखते हैं, हमारे मुद्दे व्यक्तिगत मुद्दे नहीं हैं, हमारे मुद्दे पूरी तरीके से सामूहिक मुद्दे हैं। और हमारे मुद्दों को हासिल करने के लिए हमें सामूहिकता दिखाना पड़ेगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें अपने मुद्दों को एक लार्जर सेंस में आइडेंटिफाई करके अपने जो इंटरेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करके सड़क पे उतरना पड़ेगा। साथियों, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस, हम देखते हैं कि लगातार यूजीसी रेगुलेशंस पे जब स्टे भी आता है, उसके बाद भी ये काफ़ी नहीं है इस मनुवादी पुलिस के लिए। जब उनको मौका मिलता है तब वो रीच आउट करके बाबा साहेब अम्बेडकर का पोर्ट्रेट तक तोड़ते हैं। ये वो इंसिडेंस है जो दिखाता है कि सामने वाला अपना सामूहिक इंटरेस्ट पहचान पा रहा है, वो पहचान पा रहा है कि उनका क्या रोल है इस पूरे शोषण के सिस्टम में, वो क्या रोल निभाते हैं वो पहचान पा रहा है। तो हमें भी पहचानना पड़ेगा कि हमारी क्या रोल है और हमारी क्या ताकत है, क्योंकि हमारी ताकत केवल मात्र हमारी एकजुटता से आती है और हमारी संख्या से आती है। साथियों, चाहे वो ईरान के मामले में हो या चाहे वो इंडिया के मामले में हो, इतिहास का पहिया केवल मात्र जनता के द्वारा आगे जाता है, वो और किसी के थ्रू आगे नहीं जाता है। तो जनता तय करेगा कि उसका फ्यूचर क्या होगा। और आज हम यहाँ बैठे अपना फ्यूचर तय कर रहे हैं। आज हमारे देश में तमाम जगह जहाँ पे आंदोलन छिड़े हुए हैं, जहाँ पे एक चिंगारी लगा हुआ है, वहाँ जनता तय कर रही है और आने वाले दिनों में तय करेगी कि उसका फ्यूचर क्या होगा। आने वाले दिनों में कल्पना करेगी एक बेहतर फ्यूचर का, एक बेहतर जिंदगी का, और एक बेहतर जिंदगी केवल व्यक्तिगत तरीके से नहीं, लेकिन पूरे मुल्क के लिए एक बेहतर जिंदगी की ओर हम जाना चाहेंगे। तो एक आखिरी शायद विद्रोही का ही कोट है कि गुलामी के अंतिम हदों तक हम लड़ते रहेंगे। हम तिहाड़ जाके आए हैं तो वाकई में गुलामी के अंतिम हदों तक हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद साथियों।